वेलकम टू प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे दो टॉपिक के बारे में, जो कि है वर्किंग सब्सटेंस और दूसरा है कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस से ही है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। ठीक ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वर्किंग सब्सटेंस है क्या चीज। तो वर्किंग सब्सटेंस ऐसा उसको समझ सकते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर ऐसा पदार्थ जिसपे हम लोग काम करते हैं। ठीक ना, काम करने का क्या मतलब, मान लीजिए कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमारे पास कॉपी और पेन होनी चाहिए। ठीक ना, सारा काम किस पे करते हैं, कॉपी या पेन पे करते हैं। अगर हमारे पास से कॉपी पेन हटा लिया जाए तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी। किताब भी ना हो, कॉपी भी ना हो, पेन भी ना हो, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, वर्किंग सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बॉयलर लेते हैं, इसमें बॉयलर पे एक बर्तन रखते हैं, इसमें एक वाटर स्टोर होता है टैंक में। तो बॉयलर में क्या होता है, आग जलता है तो ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। इस स्टीम को हम लोग टरबाइन पर ले जाते हैं। ठीक है, टरबाइन की ब्लेड घूमती है और यहाँ पे जनरेटर लगा होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये फिर से जो है इसमें वापस आ जाता है, यहाँ पंप लगा होता है या कंडेंसर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टीम जो है टरबाइन को चला रही है। ठीक है, स्टीम टरबाइन को चला रही है, टरबाइन जनरेटर को फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रहा है। लेकिन इस सिस्टम में से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो स्टीम पावर प्लांट का सिस्टम है ये, इसमें से अगर भाप को हटा दिया जाए, ठीक है, भाप या फिर वाटर जल को हटा दिया जाए, तो क्या कोई काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ना ही यहाँ वाटर रहेगा, ना ही यहाँ स्टीम बनेगा, ना ही ये स्टीम टरबाइन पे जाएगा, ना ही ये टरबाइन चलेगा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो सारा का सारा काम किस पे हो रहा है, सारा का सारा काम हम लोग जल पे यानी वाटर पे या फिर स्टीम पे सारा काम हो रहा है। तो स्टीम ही क्या कहलाएगा, हमारा वर्किंग सब्सटेंस कहलाएगा, कार्यकारी पदार्थ कहलाएगा। समझ में आ गया? इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्यकारी पदार्थ। जिस पर सारा कार्य किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या समझेंगे, कार्यकारी पदार्थ समझेंगे। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं कार्यकारी पदार्थ वर्किंग सब्सटेंस क्या है। यहाँ बताया गया है उष्मीय ऊर्जा का कार्य में परिवर्तन। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा का कार्य में परिवर्तन या कार्य का उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन जिस कारक या घटक के द्वारा संपन्न होता है उसे कार्यकारी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा का कार्य में परिवर्तन, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे स्टीम दे रहे हैं, भाप दे रहे हैं, तो उष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, इसको तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये टरबाइन को चला रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी उष्मीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गया, कार्य में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ठीक है, और कार्य का फिर उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होना, अगर इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जिस कारण से या जिस घटक के कारण ये हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, वर्किंग सब्सटेंस यानी कार्यकारी पदार्थ कहते हैं। ठीक ना, देखिए ये चीज यहाँ बताया गया है, कैसे बताया गया है, देखिए बताया गया है उष्मीय ऊर्जा का कार्य में परिवर्तन या कार्य का उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन जिस कारक या घटक के द्वारा संपन्न होता है उसे कार्यकारी पदार्थ कहते हैं। ठीक ना, उसे कार्यकारी पदार्थ कहते हैं। कार्यकारी पदार्थ में अपना आयतन परिवर्तन करने का गुण होना चाहिए। ठीक है, जो कार्यकारी पदार्थ है उसमें आयतन परिवर्तन करने का गुण होना चाहिए। जैसे कि जब ये वाटर था तो इसका वॉल्यूम कुछ और था, जब स्टीम हो गया तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, और तेज इसको गर्म करेंगे तो और एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें आयतन परिवर्तन करने का गुण होना चाहिए। ठीक है, वो है, इसीलिए कार्यकारी पदार्थ के रूप में वायु, भाप, गैस आदि प्रयोग किए जाते हैं। ठीक ना, क्या प्रयोग किया जाता है कार्यकारी पदार्थ के रूप में, वायु, भाप और गैस का प्रयोग कार्यकारी पदार्थ के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया कार्यकारी पदार्थ क्या होता है? तो इस डिफिनेशन को आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट में और अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हेडिंग है हम लोग का, दूसरा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है इसको समझना है, और सराउंडिंग, उसका सराउंडिंग क्या है इसको समझना है। ठीक है,
तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा अपने से ही, यहाँ थोड़ा स्पेस है। जहां पर मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम के बारे में समझे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम का मतलब जहाँ पे कोई काम हो रहा हो, जहाँ पे कोई उद्देश्य हो कुछ होने के लिए, कुछ करने के लिए। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, जब एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो रही है और उस ट्रांसफर होने का कुछ उद्देश्य हो, कुछ काम करने का उद्देश्य हो, ठीक है। और एक ये किसी सिस्टम, ये किसी बाउंड्री के अंदर हो रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। ये जब एनर्जी एक जगह दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में और एक स्थान दूसरे रूप में स्थानांतरित होगी, और जो है इसका कुछ ना कुछ आउटपुट हमको मिलेगा, उसी को क्या थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको अच्छे से अब देख लेते हैं कैसे लिखना है इसको। देखिए, जिस निर्धारित क्षेत्र या स्थान के अंतर्गत, जिस निर्धारित क्षेत्र अथवा स्थान के अंतर्गत, जिस निर्धारित क्षेत्र हो गया या फिर स्थान के अंतर्गत उष्मागत की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उष्मागत की क्रिया हो रही है, यहाँ पे एक हीट जो उष्मा है वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, उष्मागतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उस निर्धारित क्षेत्र या स्थान को ही निकाय कहते हैं। निकाय का मतलब सिस्टम कहते हैं। निकाय का आयतन स्थिर या परिवर्तनशील हो सकता है। इसका आयतन जो है स्थिर हो सकता है या फिर हो सकता है कि इसका आयतन बदलते रहे। ठीक है ना, इसका आयतन क्या है, बदलते रहे, स्थिर या परिवर्तनशील हो सकता है। निकाय में कार्यकारी पदार्थ के गुणों का भी अध्ययन किया जाता है। जो कार्यकारी पदार्थ जैसे स्टीम है, वायु है, एयर है या फिर गैस है यूज हो रहा है, उसका कार्यकारी पदार्थ के गुणों का भी अध्ययन किया जाता है। उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक ना, ये हो गया क्या, सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, सिस्टम के अंतर्गत हम लोग जाना है, उसकी बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी है, परिवर्तनशील यानी चेंजेबल भी हो सकती है। आगे देखिए, या दूसरी डिफिनेशन देख लीजिए। दूसरी डिफिनेशन क्या है, वह इस विशिष्ट क्षेत्र अथवा स्थान जहां हम किसी गैस अथवा भाप के द्रव्यमान एवं ऊर्जा के अंतरण, एनर्जी एंड मास ट्रांसफर का अध्ययन करते हैं, उष्मागतिकी निकाय कहलाता है। ऐसा स्थान, ऐसा विशिष्ट स्थान जहां पे हम किसी गैस अथवा भाप के द्रव्यमान एवं ऊर्जा के अंतरण, अंतरण मतलब होता है हीट जो है ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा अंतरण का अध्ययन करते हैं, उष्मागतिकी निकाय कहलाता है। ठीक है, एक और डिफिनेशन देखते हैं, वो क्या है, वह स्थान जहां कोई उष्मागतिकी क्रिया होती है, वह स्थान जहां कोई उष्मागतिकी क्रिया होती है, उष्मागतिकी निकाय कहलाता है। ठीक है, वह स्थान जहां कोई उष्मागतिकी क्रिया होती है वो उष्मागतिकी निकाय कहलाता है। निकाय का आयतन स्थिर होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, स्थिर होना आवश्यक नहीं है, या फिर वो स्थिर भी हो सकता है, परिवर्तनशील भी हो सकता है, बात एक ही है। ठीक ना, कहने की तरीका अलग अलग है। ठीक, ये दूसरा डिफिनेशन, ये तीसरा डिफिनेशन हो गया। तो जिसमें से कोई डिफिनेशन जो आपको अच्छी लगी वो आप रट लीजिएगा एग्जाम में लिखने के लिए। नोट्स में अपने से खुद से नोट्स बनाइएगा, ऐसा नहीं पीडीएफ डाउनलोड करके रखते गए किसी काम में नहीं आएगा। एक कॉपी लीजिए और साइड से लिखते हुए चले जाइए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, इसमें दिखाया गया है, ये सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, एक निकाय है, और निकाय के बाहर का क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। ठीक ना, देखिए, निकाय ये जो है निकाय की सीमा है या फिर बाउंड्री है, जो देख रहे हैं ना, ये सीमा या फिर बाउंड्री कहलाता है। सीमा या फिर बाउंड्री कहलाता है। अब बाहर का, इस सिस्टम के बाहर का क्षेत्र को क्या कहते हैं, परिस्थान कहते हैं, या परिवेश कहते हैं, या फिर सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए क्या है। निकाय में गैस या भाप का वह काल्पनिक या वास्तविक घेरा जो निकाय का आकार निर्धारित करता है, निकाय की सीमा कहलाता है। ठीक ना, ये जो सीमा जिसको कह रहा हूँ क्या है, वो काल्पनिक या फिर वास्तविक घेरा हो सकता है, उसी को हम लोग सीमा कहेंगे। क्या बताया गया है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, एकदम रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एकदम रट लीजिएगा इसको। क्या है, निकाय में गैस या भाप का वास्तविक या काल्पनिक घेरा जो निकाय का आकार निर्धारित करता है, यानी सिस्टम का आकार निर्धारित करता है, निकाय की सीमा कहलाता है।
या फिर सीमा किसे कहेंगे? एक रेखा जो निकाय तथा परिस्थान को अलग करती है सीमा कहलाती है, ठीक ना। एक रेखा, ये रेखा है, ठीक ना, एक रेखा जो क्या करती है, निकाय और परिस्थान को अलग करती है, वो क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी, ठीक ना। ये डिफिनेशन भी सही है। आप चाहे तो इसको या फिर इसको रट लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा कि सीमा किसे कहते हैं। ठीक है, निकाय के बाहर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? परिस्थान कहते हैं, फिर सराउंडिंग कहते हैं। और इसके सम्मिलित रूप से इसको अगर पूरा मिला दिया जाए, इसके परिस्थान को, सिस्टम को और निकाय को, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स कहेंगे, ठीक ना। यही चीज यहाँ बताया गया है, यही चीज इसको बताया गया है। क्या बताया गया? निकाय की सीमा के बाहर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सराउंडिंग यानी परिस्थान कहते हैं, ठीक है। दूसरा, निकाय और परिस्थान के संयुक्त रूप से मिलकर यूनिवर्स का निर्माण होता है, ठीक। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और एक से दो बार जरूर से पढ़ लीजिए, नोट्स जरूर बनाइए। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, लेकिन नोट्स खुद का जरूर बनाइए, तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम के टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे इसके आगे का टॉपिक। थैंक यू।